नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 के। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग एसबीआई पीओ का मेंस देने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ का मेंस देने वाले हैं, आरआरबी पीओ का मेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी चल रही है दोस्तों, उसकी से एज क्लास 3 भी ट्रीट कर सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी की बाय मंथली जो बैठक होती है ये हुई थी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच। इसमें 6 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, 6 मेंबर्स की कमेटी थी दोस्तों ये। आइए बता देते हैं कौन कौन था इसमें। इसमें हमारे शक्तिकांता दास हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, माइकल देबत्रा पात्रा थे, मृदुल के सागर थे, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा थे, आशिमा गोयल और डॉक्टर शशांका भिड़े भी थे दोस्तों। इससे पुरानी वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमारी जीडीपी को आरबीआई ने -9.5% पे फोरकास्ट करा था, और इस बार वो बढ़कर मतलब बेटर हो गया है वो हम लोगों के लिए। -7.5% इस बार जीडीपी फोरकास्ट करी गई है इस क्वार्टर के लिए। दोस्तों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इन सभी के रेट अनचेंज रहे हैं दोस्तों। रेपो रेट 4% पे कॉन्स्टेंट रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही है, एमएसएफ 4.25% ही है, बैंक रेट 4.25% ही है दोस्तों। इसी के साथ जो हमारे रिजर्व रेशियोज होते हैं दोस्तों, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है हमारा 3% है, एसएलआर 18% पे ही मेंटेन करा गया दोस्तों। ये जो भी 6 के 6 रेट्स मैंने बताए हैं आपको दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो लोग पूछ लेंगे सीआरआर क्या है या एसएलआर क्या है, पॉलिसी रेपो रेट क्या है हमारा, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, बैंक रेट क्या है। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ब्रॉडन द फाइनेंशियल मार्केट स्पेस, अलाउज आरआरबीज इन मनी मार्केट। दोस्तों जी हाँ, आरआरबीज इससे पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों जो होते हैं एलएएफ, एमएसएफ, कॉल मनी या नोटिस मनी होता है, आरआरबी पहले उसमें अलाउड नहीं था। अब दोस्तों रीजनल रूरल बैंक जो हमारे होते हैं उसमें आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आरआरबीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इससे बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सकेगा दोस्तों हमारी इकोनॉमी में। इसमें आरआरबीज जो है कॉल मनी, नोटिस मनी की मार्केट में जो पार्टिसिपेट करेंगे ये बोथ लेंडर और बोरोवर, ये लेंडर भी बन के पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, बोरोवर बन के पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारियां नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में फुल फ्लेज जानकारी लेकर आएगा। कुछ जान लेते हैं कुछ सेटिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी एमएसएफ की बात करी, मार्जिनल सेंडिंग फैसिलिटी की। ये वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक्स बोरो कर सकते हैं ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, ये वो रेट है जिस रेट पर बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानते हैं एलएएफ के बारे में। एलएएफ एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का जो आरबीआई यूज करता है बैंक्स को एनेबल करने के लिए टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स दोस्तों। इससे जो दोस्तों डे टू डे की फंक्शनिंग होती है बैंकिंग की, उसमें जो भी लिक्विडिटी का मिसमैच होता है दोस्तों, उसको एड करने के लिए एलएएफ यूज करा जाता है, और ये आरबीआई का एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। उसी तरह कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी एक फैसिलिटी है लैंडिंग और बोरोवर्स के लिए दोस्तों। इसमें जिस ये बैंक्स और एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिस बैंक के पास मान लीजिए ज़्यादा पैसा है वो दूसरे बैंक को दे देता है, और जिस बैंक को ज़रूरत होती है वो दूसरे बैंक से ले लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपना पैसा दूसरे बैंकों को दे देता है दोस्तों। इसमें बेनिफिट जो बोरोवर है उसके लिए बेनिफिट क्या है, इसमें कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करना होता दोस्तों, ये नॉन कोलेटराइज बोरोइंग है। कॉल मनी एक दिन के लिए ली जाती है दोस्तों, लेकिन अगर बैंक्स को मान लीजिए 2 से 14 दिन के लिए अगर नीड है तो उसके लिए बैंक्स नोटिस मनी का प्रयोग करते हैं। अगर 14 दिन से ज़्यादा थोड़ा बैंकों की नीड है तो उसमें बैंक्स टर्म मनी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होते हैं दोस्तों, आरबीआई उसकी गाइडलाइंस को बहुत शॉर्टली रिव्यू करने वाला है, और नई गाइडलाइंस बहुत जल्दी जारी हो जाएंगी। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की जो डेरिवेटिव मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी डेवलपमेंट्स को देख के करा जा रहा है। और मार्केट के अंदर जो सीडीएस की मार्केट है दोस्तों, सीडीएस डेरिवेटिव की मार्केट है, उसकी जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए जो चेंजेस आ रहे हैं, एडवांसेस आ रहे हैं, उसी के लिए आरबीआई इन गाइडलाइंस को रिव्यू करेगा दोस्तों। सीडीएस लास्ट टाइम हमारे आई थिंक जनवरी 2013 में रिव्यू हुए थे दोस्तों। सीडीएस क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। सीडीएस एक ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रोटेक्शन सेलर कमिट करता है कि भाई मैं तुम्हारे लॉस जो भी होगा प्रोटेक्शन बायर का, अगर कोई भी क्रेडिट इवेंट के मतलब क्रेडिट इवेंट अगर होता है कुछ भी, उसमें जो भी लॉस होगा प्रोटेक्शन बायर का, उसको कंपनसेट करेगा कौन? प्रोटेक्शन सेलर दोस्तों। प्रोटेक्शन सेलर, प्रोटेक्शन बाय, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो सीडीएस को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग। और इसके बारे में जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, इंटरेस्ट वर्टेलिटी है मार्केट में, जैसे इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये उससे रिलेटेड है। एक छोटा सा मतलब एग्जांपल आप समझ लीजिए। मेन तो बस यही है
कि क्रेडिट डिफॉल्ट की जो स्वैप्स हैं उसकी गाइडलाइंस को आरबीआई रिव्यू करने वाला है, और लास्ट ये हुई थी जनवरी 2013 में। डेरिवेटिव के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना ही होगा, उसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है दोस्तों, या फिर ये लाइन तो पक्का सुनी होगी आप लोगों ने कि अंडरलाइंग असेट की वैल्यू, अंडरलाइंग असेट की वैल्यू, ये लाइन तो हर जगह सुनी होगी आप लोगों ने। तो डेरिवेटिव दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका एक प्राइस होता है बेस्ड ऑन अ डिफरेंट असेट, मतलब अंडरलाइंग असेट। जैसे मान लो निफ्टी जिस रेट पे चल रही है उसके हिसाब से निफ्टी के जो पुट्स होते हैं और कॉल्स होते हैं उससे रिलेटेड डेरिवेटिव का प्राइस डिटरमाइन करा जाता है। इसके बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव के बारे में दोस्तों कि डेरिवेटिव क्या है, तो मतलब उसमें ये लिख लीजिए कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो उसके अंडरलाइंग असेट से डिराइव करी जाती है दोस्तों। और हमने बीच में दोस्तों एक टर्म और यूज करी, ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, उसी तरह ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है। वो ट्रेडिंग जब दो पार्टीज बिना किसी एक्सचेंज या बिना किसी बिचौलिए यानी बिना किसी इंटरमीडियरी के होते हुए भी अगर जैसे मान लो कुछ ट्रेड करती है, जैसे यहाँ डेरिवेटिव खरीदे और बेचे जा रहे हैं सीडीएस के, ये ओवर द काउंटर होते हैं दोस्तों। ये बिना किसी एक्सचेंज के होते हैं, या दोनों पार्टी मिलती हैं बिना इंटरमीडियरी के और बिना एक्सचेंज के, और फैसिलिटेट करती है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को दोस्तों हम अपनी अगली न्यूज देखते हैं। आरबीआई आस्क्स बैंक्स टू रिटेन प्रॉफिट नॉट टू मेक एनी डिविडेंड पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। दोस्तों जो भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरबीआई ने उनसे कह दिया है कि हाँ जी, इस बार आपका जो भी प्रॉफिट है उससे आपको कोई डिविडेंड की पेमेंट नहीं करनी है। अपना प्रॉफिट अपने पास रखें, अपने कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करें, और अगर कोई भी लॉस होता है तो मतलब इस लॉस को उस प्रॉफिट से कंपनसेट करा जा सके। इसीलिए इस बार कोई भी बैंक डिविडेंड पे नहीं करेगा, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों यही न्यूज़ है। और इसके अलावा एनबीएफसीज की भी आरबीआई गाइडलाइन इशू करता है डिविडेंड से रिलेटेड, लेकिन अभी तक वो इशू नहीं हुई है दोस्तों। आइए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। दोस्तों जो हमारी लार्ज एनबीएफसीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस, जी हाँ वही बजाज फाइनेंस दोस्तों, जिसका शेयर 10 साल में लगभग 40 से 50% के CAGR से बढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी एनबीएफसी हैं दोस्तों हमारे देश की, वो सब आएंगी आरबीआई की टाइट स्क्रूटनी में दोस्तों। ये इसलिए होगा ताकि इन एनबीएफसीज के जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ पाए दोस्तों, इफेक्टिवली रिस्क को मैनेज करा जा सके। मतलब आरबीआई की नज़र होगी दोस्तों इनके ऊपर, ज़्यादा टाइटन करेगा तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट ये फॉलो कर रहे हैं वो इफेक्टिवली फॉलो हो पाएगा। और जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हो रहे हैं दोस्तों, आरबीआई का कोई ना कोई हो सकता है बंदा भी अपॉइंट करा जाए, तो इंटरनल कंट्रोल्स को भी बेटर करा जाएगा दोस्तों। इसी के लिए एक डिस्कशन पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, 15 जनवरी 2021 को इसके बारे में खबर आ जाएगी दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और भी आई थी कि जो भी आरबीआई के अंडर एंटिटीज़ आती हैं उनका ऑडिट सिस्टम जो है दोस्तों वो बहुत मजबूत करा जाएगा और मजबूत करा जाएगा। इस सब के पीछे वही रीज़न है दोस्तों कि गवर्नेंस अच्छी हो पाए, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो बढ़िया हो पाए, और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट तो मतलब आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करने के लिए आरबीआई ये करने वाला है दोस्तों देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। आरबीआई लाइकली टू प्रपोज स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर शेडो बैंक्स। जो भी शेडो बैंक्स हैं उसके उनके लिए आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लाने वाला है दोस्तों। ये सोर्सेज के द्वारा उससे खबर है दोस्तों। इससे पहले दिसंबर में भी एक न्यूज़ आई थी हमारी कि आरबीआई जो शेडो लेंडर्स और लोकल बैंक्स हैं ना, अर्बन लोकल बैंक्स टाइप के जो होते हैं दोस्तों, उन पर क्लोज स्क्रूटनी करने वाला है आरबीआई दोस्तों। ये किस लिए होने वाला है, वैसे जान लेते हैं। शेडो लेंडर्स कौन होते हैं? शेडो लेंडर्स दोस्तों होते हैं इंटरमीडियरीज और लार्ज यूसीबीज वगैरह जो लोकलाइज लैंडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए गांव वगैरह में लैंडिंग हो गई, इस तरह की लैंडिंग दोस्तों। ये डिसीजन कब आया दोस्तों? बड़े बड़े हमारे आप लोगों ने सुने होगा बैंक्स, दो बैंक तो दोस्तों बंद भी हो गए, दो कोऑपरेटिव बैंक्स, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। येस बैंक को आरबीआई ने रेस्क्यू करा और एक बैंक को और आरबीआई ने आई थिंक रेस्क्यू करा था थोड़ा टाइम पहले ही। इसी वजह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं दोस्तों, हम लोगों की आप लोगों की मनी को सेफ रखने के लिए। और दोस्तों एक बहुत मतलब इसके अंदर एक बेकार सा फैक्ट भी आया, मतलब बुरा फैक्ट समझ लीजिए। जो बैड लोन्स है दोस्तों हमारे देश के, वो 5% तक पहुंच जाएंगे ऑफ द टोटल क्रेडिट बाय मार्च 2020। ये एक आरबीआई का एस्टिमेट है कि जो भी हमारे देश में बैड लोन चल रहे हैं, मतलब एनपीए हो गया एक तरह से, जो मतलब बिल्कुल लॉस हो चुका है, वो जो टोटल हम लोगों ने क्रेडिट बांट रखा है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में हमारे बैंक्स ने, उसका 5% पहुंच सकता है मार्च 2000 तक। दोस्तों देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। आरबीआई टू सेट डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल रूल्स। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स की जो सिक्योरिटी है उसके कंट्रोल के रूल्स लाने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी। दोस्तों जब से कोविड हुआ था पेंडेमिक, उसके बाद से डिजिटल पेमेंट जो है, डिजिटल माध्यम जो मनी का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। और आप लोगों ने सुने होगा कि एचडीएफसी बैंक में न्यूज़ में आया था दोस्तों, उसकी डिजिटल एक्सपेंशन को आरबीआई ने बंद कर दिया था, कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऊपर। उसी तरीके से दोस्तों जो हमारा पेंडेमिक था कोविड-19, उस समय से हमारी डिजिटल पेमेंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसी की वजह से जितनी ज़्यादा वो बढ़ेंगी उतना रिस्क बढ़ेगा दोस्तों।
नेट बैंकिंग, यूपीआई और जो हमारे वॉलेट्स हैं, बहुत सारे जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए दोस्तों आरबीआई लाने वाला है स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते दोस्तों, सिक्योरिटी कंट्रोल्स रूल लाने वाला है। और इसके बारे में पूरा सुन लीजिए क्या है ये। आरबीआई कैन इशू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स सिक्योरिटी कंट्रोल्स डायरेक्शन 2020। ये किस लिए होगी दोस्तों? जो डिजिटल पेमेंट्स हमारी हैं उसके अंदर मिनिमम सिक्योरिटी कंट्रोल्स आप आ पाएँ और गवर्नेंस वगैरह के लिए भी दोस्तों ये बेटर होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई टू अलाउ राउंड द क्लॉक 24/7 आरटीजीएस फैसिलिटी फ्रॉम दिसंबर 2020। जो हमारी आरटीजीएस फैसिलिटी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा बैंकिंग अवेयरनेस में भी हर जगह। ये दोस्तों अब दिसंबर से 24/7 अलाउ कर दी जाएगी। और दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे एनईएफटी और आरटीजीएस में सबसे बड़ा फ़र्क है, आरटीजीएस बड़े अमाउंट जैसे 2 लाख रुपए से अगर ऊपर का अमाउंट होता है तो उसके लिए आरटीजीएस करी जाती है। तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है अब से दिसंबर 2020 से कि 24/7, मतलब पूरे कभी भी आप किसी भी समय दिन में किसी भी जगह कहीं भी हो आप, तो आप आरटीजीएस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। एनईएफटी दोस्तों लास्ट ईयर ही हमारी 2019 में ही दिसंबर में अलाउ हो चुकी थी 24/7 365 के लिए। इसके साथ दोस्तों एक न्यूज़ और भी आई थी, जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स होते हैं दोस्तों, टीवी में आप लोगों ने ऐड देखी होगी कि कार्ड को बस वहाँ से लेके गए साइड से और 2000 तक की आप पेमेंट कर सकते थे। दोस्तों उसी की लिमिट पहले 2000 रुपये थी, अब उससे बढ़कर आरबीआई ने डिसाइड करा है कि 5000 रुपये तक लिमिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेस जो कार्ड्स होते हैं उनकी लिमिट 2000 से बढ़कर 5000 कर दी गई है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओ माय गॉड दोस्तों, ये है हम लोगों के बैंकिंग सिस्टम का एक ओ माय गॉड मोमेंट। आरबीआई शट्स डाउन करत जनता सहकारी बैंक। जो करत जनता सहकारी बैंक था, आरबीआई ने उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख विल बी रिफंडेड। दोस्तों डिपॉजिट अप टू 5 लाख विल बी क्यों रिफंडेड होंगे? क्योंकि डीआईसीजीसी जो हमारी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, आरबीआई की सब्सिडरी दोस्तों, उसने जो भी आपके बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उसकी एक लिमिट होती है दोस्तों इंश्योरेंस की। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं तो वो पूरे इंश्योर्ड है, 5 लाख रुपए तो पूरे इंश्योर्ड है, 6 लाख रुपए हैं तो मान लीजिए अगर बैंक को कल को कुछ होता है तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। दोस्तों अगर आपके 20 करोड़ रुपए भी अकाउंट में, 25 करोड़ भी अकाउंट में है, तो भी आपकी इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक की है। अगर मान लीजिए बैंक बंद होता है तो 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जैसे करत जनता सहकारी बैंक में अगर मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए जमा करा रखे थे, तो दोस्तों आपके 9 करोड़ 95 लाख रुपए डूब गए हैं, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे अब दोस्तों। दोस्तों अच्छी खबर बस ये है कि जो 99% जो बैंक के डिपॉजिटर्स थे दोस्तों, उन लोगों को पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बैंक में 1000 लोगों को खाता था तो 990 लोगों का पूरा अमाउंट सेफ है, मतलब 5 लाख रुपए तक की उनका डिपॉजिट होगा, तो 99% लोगों को तो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो 1% लोग बैंक के कस्टमर थे वो इसमें लॉस में रहेंगे और काफ़ी लोगों का काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ दोस्तों। 7 दिसंबर 2020 से बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर 2020 ये लिखा भी है दोस्तों, मोर देन 91% के बारे में, डीआईसीजीसी इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। 7 दिसंबर 2020 से बैंक के जो भी ऑपरेशन से क्लोज कर दिए गए हैं दोस्तों। इसको बंद करने के पीछे दोस्तों काफ़ी सारी, मतलब अगर मैं बताऊं तो आरबीआई की कानून में काफ़ी सारे सेक्शंस वगैरह मेरे को आपके उसके बताने पड़ेंगे। तो मेन जान लीजिए कि इसके पास जो एडिक्वेट कैपिटल नहीं था दोस्तों, और आरबीआई को नज़र इसका अर्निंग जो प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब आरबीआई को नज़र नहीं आ रहा कि मतलब आने वाले टाइम में भी बैंक सर्वाइव कर पाएगा। इसकी अर्निंग आरबीआई को ज़्यादा दिखाई नहीं दी, इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था, और जो इसके डिपॉजिटर्स थे दोस्तों, उसको जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक में एकदम से गए 20 लाख रुपए लेने, तो हो सकता है बैंक आपको उस टाइम पे पैसा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। ये भी रीज़न था, मतलब ये अपने डिपॉजिटर्स को ही उनका पैसा उनकी डिमांड पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि आरबीआई ने इतना सख्त कदम उठाया है करत जनता सहकारी बैंक के ऊपर दोस्तों। हमने अभी डीआईसीजीसी की बात करी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की दोस्तों। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हैं पम्मी विजय कुमार, और इसके हेडक्वार्टर्स वहीं होंगे जहाँ रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर होंगे दोस्तों। इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, आरबीआई टू सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर। जिस तरह से आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस होती है दोस्तों, वैसे ही एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा आरबीआई का जयपुर राजस्थान में दोस्तों। ये किस लिए बनेगा? फॉर रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करेंसी नोट्स की रिसिप्ट होगी, आएंगे वो यहाँ पे, उनको स्टोर करा जाएगा और उनको डिस्पैच करा जाएगा दोस्तों यहीं से। और दोस्तों ये डिस्पैच कहाँ होंगे? इशूड जो आइडेंटिफाइड इशूड ऑफिस हैं दोस्तों, वहाँ पे करेंसी चेस्ट, जो जैसे बड़े बड़े बैंकों की करेंसी चेस्ट होती है, हमारे एसबीआई की भी दोस्तों जैसे चांदनी चौक में मेन ब्रांच में करेंसी चेस्ट,
उसी तरह बड़ी बड़ी ब्रांचों में दोस्तों ये करेंसी चेस्ट में पैसा जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों इस सेंटर की नीड क्यों पड़ी, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? जो हमारे बैंक नोट्स की वॉल्यूम और सप्लाई है दोस्तों हमारी सर्कुलेशन में, वो लगभग 3 गुना हो गई है मार्च 2001 से लेकर अब तक। मतलब मार्च 2001 में अगर हमारे करेंसी टोटल 100 नोट अगर सर्कुलेशन में थे दोस्तों, तो मार्च 2019 के बाद से 300 नोट प्रेजेंटली सर्कुलेशन में है। और दोस्तों एक उम्मीद करी जा रही है कि सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। माना कि डिजिटल पेमेंट्स दोस्तों आ गई हैं, लेकिन फिर भी एक आरबीआई का अनुमान है कि जो करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन है ये भी और बढ़ेगी, अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और दोस्तों इस सेंटर के होने से बैंक करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन, स्टोरेज, रिसिप्ट और डिस्पैच वगैरह थोड़ा इफेक्टिवली हो पाएगा। जब कुछ सब कुछ एक जगह का सेंट्रलाइज होते दोस्तों, तो और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी तरह दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, एक कैंपेन चल रहा था आरबीआई कहता है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, मतलब हर जगह टीवी में क्रिकेट देखते हुए कुछ भी देखते हुए एक ऐड आती रही दोस्तों हमेशा, आरबीआई कहता है। विराट कोहली बोल रहा होता था उसमें, केएल राहुल, ये सब लोग बोल रहे होते थे आरबीआई कहता कैंपेन में। एक चीज़ ध्यान रखना कि 14 लैंग्वेजेस में दोस्तों ये आया था कैंपेन। और आरबीआई इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारी कंट्री पे, हमारे लोगों पे, उसको इवेलुएट कर रहा है अभी। तो इसमें बस मेन चीज़ यही ध्यान रखना कि आरबीआई कहता है कैंपेन 14 लैंग्वेजेस में आया था। तो दोस्तों अभी हमारी डिस्कशन हुआ था स्टार्टिंग में कि आरबीआई की बहुत सारी करेंसी, मतलब जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 रुपये से ऊपर के जो भी नोट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, और उस पर रिजर्व बैंक के इंडिया यानी हमारे शक्तिकांता दास जी के सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपया और उससे नीचे की करेंसी नोट्स गवर्नमेंट देखती है। मतलब 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी के। दोस्तों हमारे देश का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? कौन है दोस्तों? अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग नहीं याद रखोगे। आप लोग एक काम करिए, गूगल पे सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन है अभी हमारे देश का करंट फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे 1 रुपये के नोट पे साइन करता है। दोस्तों और जान लेते हैं, जो हमारी अभी करेंसी प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, जो हमारी एक नासिक में है महाराष्ट्र में, एक देवस में है मध्य प्रदेश, मैसूर में है जो कि कर्नाटका में है, और एक सलबोनी में है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। कॉइन्स हमारे देश में 4 जगह मिंट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। और जो भी हमारी करेंसी के अनफिट नोट्स होते हैं, मतलब जो किसी काम के नहीं होते, बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, आरबीआई उन्हें दोस्तों डिस्ट्रॉय करता है बाय द प्रोसेस ऑफ श्रेडिंग। श्रेडिंग के थ्रू आरबीआई जो भी करेंसी नोट्स सर्कुलेशन से विड्रॉ करे जाते हैं, अनफिट होते हैं दोस्तों इसलिए विड्रॉ करे जाते हैं, उनको श्रेडिंग से डिस्ट्रॉय करता है। ये वेरीफाई भी करे जाते हैं दोस्तों, मतलब डिस्ट्रॉय करने से पहले कि अनफिट है नहीं है, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा, सीवीपीएस भी कहते हैं दोस्तों इसे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई एक्सटेंड्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्कैम रिटर्न पीएमसी बैंक, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आरबीआई ने फर्दर एक्सटेंड कर दिए हैं ये 31 मार्च 2021 तक। पहले ये 2020 में दिसंबर 22 तक थी दोस्तों, 23 दिसंबर को ही आरबीआई ने 18 दिसंबर को एक्सटेंड करी है। ये पहले 22 दिसंबर 2020 तक गाइडलाइंस थी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और अब दिसंबर से लेकर मार्च तक ये गाइडलाइंस एक्सटेंड कर दी गई दोस्तों। 31 मार्च 2021 तक पीएमसी बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे रहेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस थी दोस्तों वो चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल लगभग जो रिस्ट्रिक्शंस पहले थे वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस डेट एक्सटेंड हुई है। और एक्सटेंशन का रीज़न क्या है दोस्तों कि जो भी रिकन्स्ट्रक्शन की बात चल रही थी इसके बारे में, वो कि कैसे करना है क्या नहीं करना, उसकी पॉलिसी अभी भी बन रही है। और इसके रिगार्डिंग 4 प्रपोजल भी ऑलरेडी रिजर्व आरबीआई को रिसीव हो चुके हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, उन सबको अच्छे से देखा जाएगा। और बैंक के रिपोजिटर्स का सबका इंटरेस्ट ख्याल में रखते हुए दोस्तों उस पर काम चल रहा है, उनको एग्जामिन करने का काम चल रहा है। इसी वजह से बैंक के इंटरेस्ट में, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में इस रिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड करा गया है दोस्तों। कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पीएमसी बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगे थे, तो जान लेते हैं। 23 सितंबर 2019 से पीएमसी बैंक, जो कि एक मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, ये 23 सितंबर 2019 से इन रिस्ट्रिक्शंस में है। आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए थे दोस्तों? बैड लोन्स की वजह से, इस बैंक के अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो रही थी उसकी वजह से, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस बैंक में फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स इस बैंक में हो रही थी, इसकी वजह से भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और आरबीआई ने इसके बाद विड्रॉल लिमिट 1 लाख से 1 लाख रुपए कर दी है। पहले जब रिस्ट्रिक्शन लगाए थे तो लिमिट थी 50,000 रुपये से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आरबीआई ने वो विड्रॉल लिमिट अब बढ़ा दी है
ये बढ़ा दी थी कि 1 लाख रुपए तक आप निकाल सकते थे। स्टेक होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का ख्याल रखते हुए दोस्तों, जिन लोगों के पैसे इसमें डिपॉजिट थे उन लोगों का ख्याल रखते हुए आरबीआई ने पीएमसी बैंक का जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर है वो ए दीक्षित को बनाया था, जो कि एक्स जनरल मैनेजर थे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उनको इसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। पीएमसी बैंक के बारे में 2-3 स्टैटी फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। ये 13 फरवरी 1984, जी हाँ दोस्तों, बहुत पुराना बैंक है ये। 13 फरवरी 1984 को शुरू हुआ था। इसके सीईओ थे सुरेंद्र पाल सिंह राम सिंह, जिनको सक्सीड करा था शिने जिन्हें। और इस बैंक के हेडक्वार्टर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, तो पंजाब या महाराष्ट्र में होने थे। हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में ही थे, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है बैंक का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आरबीआई एक्सटेंड CKYC टू लीगल एंटिटीज। दोस्तों एलिस जो है, आरबीआई ने अपनी एक्सटेंड करा है CKYC के बारे में जो गाइडलाइंस थी, जो मास्टर डायरेक्शन थी दोस्तों, उन्हें एक्सटेंड करते हुए जो भी एली हैं, लीगल एंटिटीज हैं, ये मास्टर गाइडलाइंस उन पे भी अब लागू होंगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दोस्तों। ये दोस्तों CKYC क्या है दोस्तों? सेंट्रलाइज्ड KYC रजिस्ट्री है आरबीआई का। पहले बैंकों के ऊपर लागू करा गया था 1 जनवरी 2017 से, कि जो भी अकाउंट 1 जनवरी 2017 के बाद खुलेंगे उन सभी की KYC CKYC यानी सेंट्रलाइज KYC नो योर कस्टमर रजिस्ट्री पे अपलोड करी जाएंगी। उसी तरीके से जो अब एलीज हैं, जो लीगल एंटिटीज़ हैं, उनमें भी जो भी 1 अप्रैल 2021 के बाद से खुलेंगे तो उनकी जो भी KYC है वो सब KYC सेंट्रलाइज KYC रजिस्ट्री पे अपलोड की जाएंगी। तो KYC क्यों अपलोड करी जाती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए KYC अपलोड करी जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंकों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के से बचाना। जैसे मनी लॉन्डर्स होते हैं ना दोस्तों, ये बैंकों को यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी फाइनेंसिंग के लिए बैंक्स को यूज़ करते हैं। इसी के लिए KYC बहुत इंपॉर्टेंट है। KYC की वजह से ही बैंक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, मतलब इसका यूज़ होने से बैंकों का, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए। KYC से बैंक्स एनेबल होते हैं, अपने कस्टमर को जानते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग उनसे बेटर होती हैं, और मैनेजमेंट जो भी है, रिस्क का मैनेजमेंट, ये बेटर हो पाता है दोस्तों KYC के बाद ही। KYC की बात चल रही है दोस्तों, एक बात और ध्यान रख लीजिए, KYE भी होता है एक, नो योर एम्प्लॉय। आजकल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है कि KYE भी करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, यानी नो योर एम्प्लॉय। KYE की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, बस KYC की तरह होता है, जैसे KYC होता है नो योर कस्टमर, KYE होता है नो योर एम्प्लॉय। दोस्तों इसके साथ एक न्यूज़ और भी याद आ रही है मेरे को, कि आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। क्यों दोस्तों? इसने अनऑथराइज बायलेटरल ATM शेयर करा था अपने सब्सिडरी के साथ, ड्रग DRUK PNB लिमिटेड। ड्रग PNB लिमिटेड के साथ PNB ने अपना एक ATM शेयर करा था दोस्तों, बायलेटरल अरेंजमेंट था ये, इंटरनेशनल सब्सिडरी है ये PNB की। इसके साथ इसने अनऑथराइज तरीके से मतलब शेयर करा था। अनऑथराइज तरीके से इसलिए क्योंकि आरबीआई को इसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों, और ये अप्रैल 2010 से हो रहा था। जैसे ही आरबीआई को इसकी जानकारी लगी, आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, क्योंकि इसकी जानकारी PNB द्वारा आरबीआई को नहीं दी गई थी और कोई परमिशन भी नहीं ली गई थी दोस्तों। एक और अक्टूबर की न्यूज़ थी दोस्तों कि आरबीआई ने 6 जो अपने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट से निकाल दिया था दोस्तों। कोई डरने की बात नहीं है। ये क्यों निकाला गया था? ये पब्लिक सेक्टर बैंक से थे दोस्तों। मर्जर की वजह से इन लोगों को निकाला गया था, क्योंकि ये 6 बैंक्स दूसरे बैंकों में मर्ज हो गए थे। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट ही न्यूज़ है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा। सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। अब ये जो PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में नहीं है, यानी कि ये सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है आरबीआई एक्ट 1934 के। इतनी देर से हम लोग दोस्तों आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई के बारे में भी जान लीजिए। आरबीआई के गवर्नर सबको पता ही होगा, शक्तिकांता दास हैं, जो आपके करेंसी नोट्स पे भी साइन करते हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक हैं BP कनुंगो, यानी बिभू प्रसाद कनुंगो। MK जैन है दोस्तों, महेश कुमार जैन। माइकल देबाब्रता पात्रा, मतलब पूरा नाम ध्यान रखिए, माइकल पात्रा भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन माइकल देबाब्रता पात्रा भी ध्यान रख सकते हैं। और एक है मिस्टर राजेश्वर राव दोस्तों नए आए हैं, इससे पुराने वाले डिप्टी गवर्नर ने छोड़ दिया था, तो काफ़ी दिन तक डिप्टी गवर्नर की हमारी एक पोस्ट वेकेंट भी थी दोस्तों। आरबीआई फॉर्म कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों येस बैंक, PMC बैंक,
करत बैंक, इस सब के बाद एक बैड न्यूज़ और भी थी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए दोस्तों। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। जी हाँ दोस्तों, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आरबीआई ने उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है दोस्तों। दोस्तों दो बैंकों का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो इसका ना सेक्शन भी आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये कैंसिल किस सेक्शन में हुए हैं आरबीआई एक्ट के दोस्तों? सेक्शन 22(4), सेक्शन 22(4) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत आरबीआई के इन बैंकों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। दोबारा सुन लीजिए, सेक्शन 22(4) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो कि आरबीआई की है, उसके तहत उसके अंतर्गत ये लाइसेंस जो है कैंसिल हुए हैं दोस्तों। महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 24 दिसंबर 2020, 24 दिसंबर 2020 से महाराष्ट्र बेस्ड ये जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। दो बैंकों के दोस्तों लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 22(4) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इन दोनों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं दोस्तों। लेकिन इस बैंक में और उस बैंक में डिफरेंस है कि उस बैंक में अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो डीआईसी जीसी का सहारा लिया गया था। लेकिन यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी है, तो जितने भी इसके डिपॉजिटर्स थे दोस्तों उन सबको पूरा पैसा उनका वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने इसका लाइसेंस क्यों कैंसिल करा दोस्तों? क्योंकि जो इसकी एक्टिविटीज़ थी वो जो बैंक का इंटरेस्ट है उसके खिलाफ थी। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उन सब का जो इंटरेस्ट था उसको मद्देनजर रखते हुए नई एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो उनको अफेक्ट कर रही थी। और जो बैंक का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था या फिर जो आने वाले डिपॉजिटर्स भी हो सकते थे उस पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता था। और बैंक ने ऑल्सो जो मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट है उसको भी ब्रीच करा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सो अब एज पर सेक्शन 5B सुभद्रा लोकल एरिया बैंक बैन कर दिया गया दोस्तों। बिजनेस बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 6 के अंदर भी मेंशनड है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी 24 दिसंबर 2020 से ही ये इफेक्टिवली लागू हो चुका है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं दोस्तों। इसके हेडक्वार्टर हैं सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के कोल्हापुर महाराष्ट्र में। मोस्टली आज जो भी हमने डिस्कशन करा सबके हेडक्वार्टर दोस्तों महाराष्ट्र में थे। इसके हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर्स थे दिसंबर मंथ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं बाकी बैंकों के करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के। थैंक यू दोस्तों।